हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम क्लास 12 इकोनॉमिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर कवर करने वाले हैं, जो कि है एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये चैप्टर सिर्फ थ्योरी ही नहीं बल्कि हमारे डेली लाइफ और इकोनॉमी से भी डायरेक्टली कनेक्टेड है। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, इसके क्या क्या कॉम्पोनेंट्स हैं, इंडिया का करंट एनवायरनमेंट स्टेटस और कैसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो एनवायरनमेंट का मतलब होता है ह्यूमन लाइफ के अराउंड जो भी सराउंडिंग्स होते हैं। सिंपल वर्ड्स में समझें तो एनवायरनमेंट का मतलब होता है टोटल सराउंडिंग्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। इसमें सिर्फ नेचर ही नहीं आता बल्कि हम ही नहीं बल्कि हवा, पानी, जमीन भी इंक्लूड होते हैं। एनवायरनमेंट एलिमेंट्स से मिलकर बना होता है। लिविंग एलिमेंट्स जिसे हम बायोटिक एलिमेंट्स कहते हैं और नॉन लिविंग एलिमेंट्स जिसे हम अबायोटिक एलिमेंट्स कहते हैं। यानी एनवायरनमेंट एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम है जहां लिविंग और नॉन लिविंग चीजें एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं। अब हम एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स को समझते हैं। तो सबसे पहला आता है बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक का मतलब होता है लिविंग थिंग्स। इसमें इंक्लूड होते हैं प्लांट्स जो कि ऑक्सीजन देते हैं, एनिमल्स जो फूड चेन का इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ह्यूमंस जो एनवायरनमेंट को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं। और दूसरा कंपोनेंट है अबायोटिक कंपोनेंट्स। इसका मतलब होता है नॉन लिविंग थिंग्स जैसे लैंड जहां फार्मिंग और सेटलमेंट होती है, वाटर लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स और एयर रेस्पिरेशन के लिए जरूरी, एंड लास्ट क्लाइमेट जो टेम्परेचर और रेनफॉल डिसाइड करता है। बायोटिक और अबायोटिक दोनों मिलकर एनवायरनमेंट को बैलेंस में रखते हैं। एनवायरनमेंट हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स की तरह काम करता है। जो भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज होती हैं, चाहे फार्मिंग हो, इंडस्ट्री हो या फिर सर्विसेज, सब कुछ एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है। नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि फॉरेस्ट, मिनरल, वाटर, लैंड रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, फॉरेस्ट से हमें वुड, मेडिसिन और ऑक्सीजन मिलता है। मिनरल से हमें आयरन, कोल, पेट्रोलियम जैसे रिसोर्सेज मिलते हैं, और वाटर बिना जिसके लाइफ और प्रोडक्शन दोनों ही पॉसिबल नहीं है। इसीलिए एनवायरनमेंट को हम नेचर का स्टोर हाउस भी कह सकते हैं, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बेस बनाता है। ठीक है, अब एनवायरनमेंट सिर्फ रिसोर्स ही नहीं देता बल्कि लाइफ को भी सस्टेन करता है। हमें जीने के लिए ऑक्सीजन, वाटर और फूड एनवायरनमेंट से ही मिलता है। प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, रिवर्स और ग्राउंड वाटर पानी सप्लाई करते हैं, और सॉइल से फूड प्रोड्यूस होता है। साथ ही एनवायरनमेंट इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करता है, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस के बीच प्रॉपर बैलेंस। अगर ये बैलेंस बिगड़ जाए तो फ्लड, ड्रॉट, क्लाइमेट चेंज जैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। एनवायरनमेंट एक और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वाटर वेस्ट एब्जॉर्प्शन का। नेचर हमारे वेस्ट को एब्जॉर्ब करता है, जैसे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट सॉइल में मिक्स हो जाता है। लेकिन याद रखना ज़रूरी है कि एनवायरनमेंट की एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी लिमिटेड होती है। अगर हम ज़्यादा पोल्यूशन करेंगे तो एनवायरनमेंट कोप नहीं कर पाएगा। सिर्फ हवा, क्लीन वाटर और ग्रीन सराउंडिंग्स क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करते हैं। इसलिए कहा जाता है क्लीन एनवायरनमेंट मीन्स बेटर हेल्थ, लॉन्गर लाइफ और पीसफुल लिविंग। एनवायरमेंटल क्राइसिस का मतलब होता है जब एनवायरनमेंट पर प्रेशर उसकी लिमिट से ज़्यादा हो जाता है। आज के टाइम में ह्यूमन एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि नेचर अपना बैलेंस मेंटेन कर ही नहीं पा रहा है। इस क्राइसिस के कुछ मेन कारण हैं, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर यूज़, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। हम फॉरेस्ट को बिना सोचे समझे कट कर देते हैं, वाटर रिसोर्सेज ओवर यूज़ हो रहे हैं और फॉसिल फ्यूल्स एक्सेसिव यूज़ में आ चुके हैं। रिजल्ट क्या होगा? क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी लॉस और नेचुरल डिजास्टर्स के इंक्रीजेस। अब पढ़ते हैं एनवायरमेंटल क्राइसिस के कॉजेज। तो सबसे पहला कारण है नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर यूज। रिसोर्सेज जो लिमिटेड हैं उनका यूज हम अनलिमिटेड समझकर कर रहे हैं। फॉरेस्ट, मिनरल, वाटर सब कुछ फास्ट स्पीड में एग्जॉस्ट हो रहा है। दूसरा कारण है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन बढ़ने के साथ फूड, हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट और एनर्जी की डिमांड भी बढ़ जाती है। ज़्यादा डिमांड का मतलब होगा ज़्यादा प्रेशर ऑन एनवायरनमेंट। तीसरा है इंडस्ट्रियलाइजेशन। फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन बढ़ाती हैं, लेकिन साथ ही वेस्ट, स्मोक और केमिकल डिस्चार्ज भी बढ़ता है जो डायरेक्टली एनवायरनमेंट को डैमेज करता है। अब बात करते हैं कैरिंग कैपेसिटी। तो कैरिंग कैपेसिटी का मतलब होता है मैक्सिमम
पॉपुलेशन जो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी सपोर्ट कर सकता है, मतलब बिना एनवायरमेंट को परमानेंटली डैमेज किए कितने लोग एक एरिया में सरवाइव कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है मेनली रिसोर्सेज पर, जैसे लैंड, वाटर, फूड और एनर्जी। अगर रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई तो कैरिंग कैपेसिटी क्रॉस हो जाती है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बेटर टेक्नोलॉजी से रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज़ पॉसिबल हो जाता है, जो कैरिंग कैपेसिटी को थोड़ा सा इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, अब आती है हमारी एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी। इसका मतलब होता है एनवायरनमेंट की पॉल्यूशन और वेस्ट एब्जॉर्ब करने की पावर। नेचर के पास एक नेचुरल एबिलिटी होती है पॉल्यूटेंट्स को ब्रेक डाउन या एब्जॉर्ब करने की, लेकिन ये कैपेसिटी लिमिटेड होती है। जब वेस्ट और पॉल्यूशन इस लिमिट से ज़्यादा हो जाता है तो एनवायरनमेंट एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। अब इसका रिजल्ट क्या होगा? एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल डिग्रेडेशन और हेल्थ प्रॉब्लम्स। इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल होता है कि हम पॉल्यूशन को एनवायरनमेंट की एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी के अंदर ही रखें। एनवायरमेंटल क्राइसिस का इम्पैक्ट सिर्फ नेचर पर ही नहीं, हम पर भी पड़ता है। क्लाइमेट चेंज, वेदर और टेम्परेचर इरेगुलर हो रहे हैं, फ्लड्स और ड्रॉट्स भी बढ़ रहे हैं। दूसरा, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से टेम्परेचर राइज हो रहा है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं और सी लेवल बढ़ जाता है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, फॉरेस्ट और हैबिटेट्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, कई स्पेशीज एक्सटिंक्ट हो रही हैं और इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब हो रहा है। हेल्थ प्रॉब्लम्स, एयर और वाटर पॉल्यूशन से डिसीजेस और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। तो अगर आज हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो फ्यूचर जनरेशन को इसका हैवी प्राइस चुकाना पड़ेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही एक ऐसा रास्ता है जिसमें डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट दोनों साथ साथ चल सकते हैं। सो सेव एनवायरनमेंट टुडे टू सिक्योर टुमारो। इंडिया का एनवायरनमेंट एक तरफ नेचुरल रिसोर्सेज से रिच है, जैसे फॉरेस्ट, रिवर, मिनरल्स और फर्टाइल लैंड। ये रिसोर्सेज हमारी इकोनॉमी और लिवलीहुड स्ट्रांग बेस हैं, लेकिन दूसरी तरफ ओवर पॉपुलेशन का हैवी बर्डन भी है। ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से लैंड, वाटर और एनर्जी रिसोर्सेज पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। इस इम्बैलेंस की वजह से रिसोर्सेज का ओवर यूज होता है, जो एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है। इंडिया में एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का मतलब है एनवायरनमेंट की क्वालिटी का गिरना। सबसे पहला लैंड डिग्रेडेशन, सॉइल इरोजन, ओवरग्रेजिंग और केमिकल फर्टिलाइजर्स का एक्सेसिव यूज ज़मीन की फर्टिलिटी को कम कर रहा है। दूसरा, वाटर पॉल्यूशन, रिवर्स और लेक्स में इंडस्ट्रियल वेस्ट, सेवेज और प्लास्टिक जा रहे हैं जो ड्रिंकिंग वाटर को अनसेफ बना देते हैं। और तीसरा, एयर पॉल्यूशन, तो व्हीकल्स, फैक्ट्रीज और बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स की वजह से एयर क्वालिटी खराब हो रही है, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ह्यूमन हेल्थ पर पड़ता है। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के दो मेजर टाइप्स होते हैं। पहला, पॉवर्टी इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन, जब लोग सर्वाइवल के लिए फॉरेस्ट कट करते हैं, लैंड को ओवर यूज करते हैं और रिसोर्सेज को बिना लॉन्ग टर्म प्लानिंग के इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा, एफ्यूलेंस इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन, यहाँ प्रॉब्लम एक्सेस कंजम्पशन की होती है, जहाँ लग्जरी, हाई एनर्जी यूज, प्राइवेट व्हीकल्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पर एक्स्ट्रा प्रेशर डालते हैं। इंडिया के कुछ प्रिंसिपल एनवायरमेंटल इश्यूज बहुत सीरियस हैं, जैसे डिफॉरेस्टेशन, ट्रीज का लार्ज स्केल कटिंग इकोलॉजिकल बैलेंस को डिस्टर्ब करता है और क्लाइमेट चेंज को भी बढ़ावा देता है। अर्बन वेस्ट, सिटीज में गार्बेज, प्लास्टिक वेस्ट और ई वेस्ट का प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो पाता, जिससे लैंड और वाटर दोनों पॉल्यूट हो जाते हैं। और इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, फैक्ट्री से निकलने वाला स्मोक, केमिकल वेस्ट एयर, वाटर और सॉइल को सेवियरली डैमेज करता है। इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट और स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल पॉलिसीज आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है ऐसा डेवलपमेंट जो प्रेजेंट की नीड्स को पूरा करे, लेकिन फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को हार्म किए बिना। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच बैलेंस बनाना ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। इस कॉन्सेप्ट की सबसे पॉपुलर डेफिनेशन ब्रुटलैंड कमीशन 1987 ने दी थी। उसके अकॉर्डिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। मतलब आज हम जो रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, जैसे फॉरेस्ट, वाटर, मिनरल्स, उनका यूज़ रिस्पॉन्सिबली होना चाहिए ताकि कल के लोग भी उनका बेनिफिट ले सकें।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट 3 मेन चीज़ों पर फोकस करता है। पहला, कंजर्वेशन, नेचुरल रिसोर्सेज का प्रोटेक्शन और केयरफुल यूज, ओवर एक्सप्लॉयटेशन से बचना। दूसरा, इक्विटी, रिसोर्सेज और डेवलपमेंट का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, रिच और पुअर, प्रेजेंट और फ्यूचर सबके लिए जस्टिस। थर्ड, लॉन्ग टर्म ग्रोथ, सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट नहीं बल्कि लॉन्ग टाइम तक चलने वाली इकोनॉमिक ग्रोथ जो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो। इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कोर आइडिया ये है कि डेवलपमेंट तो हो लेकिन डिस्ट्रैक्शन के साथ नहीं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज हैं, जैसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज, पॉल्यूशन कम करना। ये 3 स्टेप्स फ्यूचर के लिए रिसोर्सेज सेफ रख सकते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे सोलर, विंड, वाटर बार बार यूज हो सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल जैसे कोल और पेट्रोलियम लिमिटेड होते हैं, इसीलिए फॉसिल फ्यूल की डिपेंडेंसी को कम करना थोड़ा सा ज़रूरी है। गवर्नमेंट के लॉज और पब्लिक अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है। हम सब 3R जैसे रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल फॉलो करके एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये निकलता है कि एनवायरनमेंट और इकोनॉमी एक दूसरे से अलग नहीं है बल्कि डीपली इंटरलिंक्ड है। अगर एनवायरनमेंट हेल्दी होगा तभी इकोनॉमी लॉन्ग टर्म में ग्रो कर सकती है। नेचुरल रिसोर्सेज के बिना प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है और प्रोडक्शन के बिना इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है जिससे हम प्रेजेंट की नीड्स भी पूरी कर सकते हैं और फ्यूचर जनरेशन के राइट्स को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। डेवलपमेंट ऐसी होनी चाहिए जो फॉरेस्ट, वाटर, एयर और बायोडाइवर्सिटी को डिस्ट्रॉय ना करे बल्कि उनका कंजर्वेशन करे। रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज का मतलब होता है कम वेस्टेज, रिन्यूएबल रिसोर्सेज का ज़्यादा यूज़, पॉल्यूशन कंट्रोल और 3R प्रिंसिपल, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल को फॉलो करना। चाहे गवर्नमेंट हो, इंडस्ट्रीज हो या हम इंडिविजुअल्स, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की। अगर आज हम रिस्पॉन्सिबल डिसीजंस लेंगे तो ही हम एक क्लीन, हेल्दी और प्रोस्पेरस फ्यूचर इंश्योर कर पाएंगे। रिस्पॉन्सिबल यूज टुडे, बेटर फ्यूचर टुमारो। सो स्टूडेंट्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट PYQs हैं जो आपको एग्जाम के लिए प्रैक्टिस करने चाहिए, जैसे डिफाइन एनवायरनमेंट और उसके कुछ मेन कंपोनेंट्स, 4 फंक्शंस ऑफ एनवायरनमेंट, कैरिंग कैपेसिटी का मतलब और उसका एग्जाम्पल, पॉवर्टी और एफ्लुएंस से होने वाली एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इंडिया के लिए नीड, मेजर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय इंडिया। इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो। एग्जाम में ये क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं, अपने नोट्स बनाते जाओ और टाइम टू टाइम रिवीजन करो। ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी। एंड रिमेंबर, रेगुलर प्रैक्टिस से ही कॉन्फिडेंस आता है, तो जल्दी से स्टार्ट करो और PYQs को रिवाइज करो। थैंक यू।